हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी का जो सीरीज हमारी चली आ रही थी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे थे। उसमें अब हम देखने जा रहे हैं गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इससे पहले हमने काव्य खंड देख लिया, निबंध देख लिया, पत्र देख लिया, ग्रामर पूरी देख ली। तो अब इस पार्ट में हम देखेंगे क्या, गद्य खंड वाले सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर देखने को मिल जाए। तो बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम तक हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद भले ही आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बट अगर आपको अच्छा रिजल्ट बनाना है, आप क्लास 10th में है या 12th में है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। और 100% गारंटी है कि जो बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आएगा। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर 2022 के जो क्वेश्चन पेपर था और पिछले साल जो मैंने वीडियोज दी उनको चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पढ़ सकते हैं। तो गद्य खंड में जो पहला प्रश्न है वो है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? और ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, आना ही आना है। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये लिख करके रख लो। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 और इस बार भी आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो पूरे कस्बे में कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था। वही नेताजी के चश्मे को बदला करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे, यानी क्यों उन्होंने चश्मे वाले के लिए सिर झुकाया था। चश्मे वाले का नेताजी की मूर्ति में विशेष लगाव था, उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसलिए वह प्रतिदिन नेताजी का चश्मा बदला करता था। स्वयं हालदार साहब भी बड़े देशभक्त थे। उन्हें इस बात से पीड़ा होती थी कि देश के लोग शहीदों और देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। नेताजी की चश्मे रहित मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी होना इस बात का प्रमाण थी। ऐसे में यदि कस्बे का एक इसमें लिखा है कि ऐसे में यदि कस्बे का एक, अब देखो आगे का जो हिस्सा है वो इस पीडीएफ में नहीं है, बट फिर भी मैं इसका जो आंसर है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराता हूँ। आगे देखते हैं बच्चों इसका आंसर। जैसे कि अभी आपने पढ़ लिया कि ऐसे में यदि कस्बे, इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। और इसमें जितने प्रश्न देखेंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी को आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो इसमें कहा है, ऐसे में यदि कस्बे का एक, और इसके बाद जो है वो है, अति साधारण और अपंग व्यक्ति समाज के उपहास और व्यंगों की उपेक्षा करके नेताजी की मूर्ति का को चश्मा पहनाकर अपनी देशभक्ति की भावना का परिचय देता है, तो निश्चय ही उसकी देशभक्ति श्लाघनीय है थी। इसी कारण हालदार साहब उस चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे कि धन्य है यह देशभक्त और धन्य है इसकी देशभक्ति। तो ये आपने पूरा आंसर देख लिया। अगला जो प्रश्न है उस पर ले चलता हूं आपको। अगला है, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो कहानी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी ली होगी। तो एक बच्चों जो आपने काम खुद से करना है, जो कविता है, ठीक है, जो कविता है और कहानी है सबको आपने एक बार अच्छे से, और पूरा जो कविता है उनका भावार्थ यानी उसके उस कविता में क्या अर्थ है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अगर आपको पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर के आने हैं। लगभग 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल वो तो हो ही चुका है, बच्चे आपके 80 नंबर। तो 80 नंबर आपके अब आप पर डिपेंड है कि आप कितनी तैयारी करते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने महापुरुषों, देशभक्तों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी उनके सम्मान का आडंबर नहीं करना चाहिए। यदि अपने महापुरुषों की मूर्तियों की देखभाल और उनका यथोक्ति सम्मान नहीं कर सकते, तो उनकी मूर्तियां स्थापित करके अपनी श्रद्धा और देशभक्ति का आडंबर कदापि नहीं करना चाहिए। यह ना तो उन महापुरुषों को सम्मान है और ना ही हमारी देशभक्ति का प्रतीक, वरन यह तो उनका घोर अपमान है। यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि देशभक्त केवल युद्ध लड़ना ही नहीं, वरन अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से करना, देश और समाज की संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करना भी देशभक्ति ही है। अतः अपने कार्य क्षेत्र में हमें अपने इन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश की सेवा करके अपनी देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। महापुरुषों का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करने वाले देशभक्तों का हमें कभी उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता के ध्वजवाहक है। उन्हीं से हमारी पहचान है। हमें कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि पान वाले की तरह उसका उपहास उड़ाना चाहिए, उनका उपहास उड़ाना चाहिए। तो आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है, पढ़ित पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो आंसर इसका, बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे। वे कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे, माथे पर रामानंदी टीका और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे।
ठीक है। वे कबीर साहब को मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते और भेंट करते। प्रसाद स्वरूप जो भी वहां से वापस मिलता उसी से अपना गुजारा करते। पुत्र की मृत्यु पर भी वे रोए नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन के कबीर के भाव को अपने जीवन में साकार करते प्रतीत हुए। और इसके अलावा जो एक प्रश्न आपका यहाँ से नेताजी की वाली कहानी से, नेताजी का चश्मा वाली कहानी से छूट जाता है, वो है पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो पान वाला था वो एक काला मोटा आदमी था। ठीक है, और मुंह में हमेशा उसके पान ठुसा रहता था, और जो उसके दांत थे वो काले पीले हो चुके थे, मतलब पान खाने की वजह से उसके दांत बहुत खराब हो चुके थे, और जब वो हंसता था उसकी तोंद थिरकने लगती थी। ठीक है, तो पान वाले के बारे में आप इतना जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार चांस है इसके आपके एग्जाम में आने के लिए, इसलिए मैं वही चीज सोच रहा था आपके क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि ये क्वेश्चन आपका वहां से छूट चुका। तो पान वाले के बारे में आपने पढ़ लेना है जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है कि बाल भगत के चरित्र में साधु मनोवृत्ति वाली कौन सी विशेषताएं थी, या फिर बाल भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। साधु का अर्थ होता है धार्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति, संत, भला आदमी या फिर सज्जन। भगत के व्यक्तित्व में साधुत्व के ये गुण विद्यमान थे। उनके व्यक्तित्व की साधु मनोवृत्ति को प्रकट करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है, भगत जी कपड़े बहुत कम पहनते, कमर में एक लंगोटी, सिर पर एक कबीरपंथी टोपी और सर्दियों में काला कंबल। दूसरा है, वे कबीर को साहब कहते और उनके ही आदर्शों पर चलते। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सभी से खरा व्यवहार करते थे। अगला है, वे बिना वजह किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। पांचवा है, वे जीवन में नियमों के इतने पक्के थे कि किसी की चीज को ना छूते, ना उसे बिना पूछे व्यवहार में लाते। वे दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। उनके खेत में जो भी पैदा होता उसे पहले कबीर पंथी मठ में भेंट करते। फिर अगला, प्रतिदिन कबीर के भजन गाते, आत्मा परमात्मा में विश्वास करते। तो इन सभी पंक्तियों से हमें ये स्पष्ट होता है कि भगत जी साधु प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अगला जो प्रश्न है आपने देखना है वो है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अचरज मतलब कि लोग देख करके थोड़ा शॉक्ड रहते हैं कि कैसे मतलब ये अपना जीवन बिताते हैं। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, किंतु उनकी दिनचर्या साधुओं जैसी थी। वे कभी झूठ ना बोलते, दूसरों की वस्तु को ना छूते, ना उनका इस्तेमाल करते। वे दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। इसलिए लोगों को लगता है कि किस प्रकार गृहस्थ होकर भी भगत इतने साधारण जीवन निर्वाह कर लेते हैं, जबकि एक आम आदमी के लिए यह सब बड़ा कठिन था। इसलिए भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है, बालगुण भगत की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो आंसर देखते हैं इसका, मोह और प्रेम में अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। इसमें जैसे आगे है, मोह में पक्षपात होता है जबकि प्रेम निष्पक्ष और निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ होने के कारण प्रेम निश्चल होता है। बालगुण भगत का इकलौता पुत्र सुस्त और बोधा सा था, और वे यह भी जानते थे कि इसको निगरानी की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में वह गृहस्थ का भार नहीं उठा सकता था। फिर भी उन्होंने उसकी बड़ी साध से शादी कराई। यह उनका पुत्र के प्रति मोह था। पुत्र की मृत्यु उपरांत उन्होंने अपनी विधवा पोतू यानी पुत्रवधू के पुनर्विवाह का निर्णय किया। यह उनका पोतू के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। यद्यपि पुत्रवधू विवाह नहीं करना चाहती थी, वह सोचते थे कि बुढ़ापे में उसके ससुर भगत की देखभाल कौन करेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन के आ जाएगा कि भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बुढ़ापे में उसके ससुर यानी भगत की देखभाल कौन करेगा। उसने यह बात बालगुम भगत के सामने रखी, परंतु बालगुम भगत ने एक सच्चे पिता का पुत्री के प्रति पवित्र प्रेम का निर्वहन करते हुए पुत्रवधू से स्पष्ट कह दिया कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यदि बालगुण भगत स्वार्थ देखते कि पोतू बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगी तो वे उसके विवाह न करने का आग्रह को स्वीकार भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। पोतू के प्रति अपने पुत्री प्रेम का निर्वहन किया है। तो ये आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा इस वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। आंसर है इसका, देवदार हिमालय पर 6000 फुट से 8000 फुट तक की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पेड़ है। इसकी लकड़ी सुंदर, हल्की व सुगंधित होती है। यह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है।
इसमें घुन नहीं लगता है। फादर में भी देवदार के समान सभी गुण थे। उनका व्यवहार सुगंध देने वाला अर्थात अच्छा था। विचारों से फादर सुदृढ़ थे। फादर सन्यासी थे जो पवित्रता का प्रतीक है। इन सब कारणों से फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और फिर बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि जो जो प्रश्न आप देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन और यही वीडियोज आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज ला करके देने वाली हैं। तो जैसे है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? इसका आंसर देखते हैं। फादर की कर्मभूमि भारत ही रही, वे 47 वर्षों तक भारत में ही रहे। फादर हिंदी से बहुत प्यार करते थे, भारत उनकी रग रग में बसा था। वह स्वयं को भारतीय कहते थे। हिंदी की उन्होंने महती सेवा की, जबकि हिंदी वालों ने हिंदी की उपेक्षा करके उसको सबसे अधिक हानि पहुंचाई। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाए जाने को लेकर चिंतित रहते थे। ये सभी कारण ऐसे हैं कि जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो इसमें देखते हैं, फादर ने अपनी शिक्षा की अवधि में हिंदी में ही शोध किया। उनके शोध प्रबंध का विषय था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। फादर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। फादर ने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद भी किया। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। वे प्रत्येक मंच से इस विषय में अपने चिंता प्रकट करते रहते थे। इन सभी प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि फादर को हिंदी से बहुत प्रेम था। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव सेवा की, प्रत्येक से उसके घर परिवार के विषय में, उसकी व्यक्तिगत दुख तकलीफ के विषय में पूछना फादर का स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था कि जो किसी गहन तपस्या से जन्मती है। इसी कारण लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, पठित पाठ के आधार पर इस कथन को समझाइए। फादर बुल्के मन के संकल्प अर्थात विचारधारा से सन्यासी थे। व्यवहार में तो वे किसी सदगृहस्थ प्रेमी से कम न थे। मानव सेवा किसी सन्यासी का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य होता है। इसका संकल्प लेकर ही बुल्के सन्यासी बने थे और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत अपने इस संकल्प का पूर्ण निष्ठा से पालन किया। संबंधों और रिश्ते नातों के मोह में बंधना सन्यासी का लक्षण नहीं है। जबकि बुल्के जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे तोड़ते ना थे और ना ही उसे कभी भूल पाते थे। 10-20 साल बीतने पर भी वे अपने परिचितों से मिलने पहुंच जाते थे। स्थान परिवर्तन कर लेने पर वे उस व्यक्ति को खोजकर मिल लेते। रिश्तों की यह मोह प्राय सांसारिकों में पाया जाता है और बुल्के इस मोह से कभी स्वयं को अलग नहीं कर पाए। उनका यह मोह किसी स्वार्थ से प्रेरित ना था, बल्कि मानव प्रेम ही इसका कारण था। इस प्रकार स्पष्ट है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखते हैं। एक कहानी यह भी कि लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। लेखिका में कुंठा प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा पिता से ही आई। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रभावित होकर लेखिका के व्यक्तित्व में साहित्यकार के गुण आ गए। लेखिका की मां का लेखिका के व्यक्तित्व पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेखिका ने इस विषय में लिखा है, हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा। माँ के साथ लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन सका। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, एक कहानी यह भी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है? तो इसका आंसर देखते हैं। एक कहानी यह भी माध्यम से लेखिका पाठकों को यह संदेश देना चाहती है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय, विश्वास और कुछ कर गुजरने की लालसा हो तो एक साधारण से दिखने वाली लड़की भी असाधारण बन जाती है। सन 1946-47 ईस्वी की स्वतंत्रता आंदोलन की आंधी ने मन्नू भंडारी को अपने बवंडर में ऐसा फंसाया कि एक छोटे शहर की युवा होती साधारण लड़की ना जाने कितने लोगों का प्रेरणा स्रोत बन गई। उस लड़की ने जिस उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के नए मार्गों को चुना,
उसे जिसने देखा वह देखता ही रह गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा कि वे सोचते थे कि रसोई में लेखिका का रहना या कार्य करना अपनी क्षमता और प्रतिभा को चूल्हे में झोंकना है। अगला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इस बार एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो पहला जो तर्क है वो है, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा है, पुराने जमाने में स्त्रियों की शिक्षा का कोई लिपिबद्ध प्रमाण नहीं मिला। निबंधकार ने तर्क दिया है कि हो सकता है यह प्रमाण नष्ट हो गया हो। विश्वसरा, शीला, विद्या अत्रि की पत्नी, गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी आदि का उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि ये सभी शिक्षित थी, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। फिर है, शकुंतला, साध्वी, सीता, रुक्मणी आदि का उदाहरण देकर भी द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका तो आप जो आपने अभी पीछे देखा यही आंसर अगर आप यहाँ पे बना करके लिख देंगे, ठीक है, तो भी आपका 100% सही जाएगा। बट आप चाहे तो इसका शॉर्ट लेकर के इसको आप याद कर लीजिएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार आपके एग्जाम में। अगला है, निबंधकार ने स्त्री शिक्षा का पक्ष क्या कहकर लिया है, या फिर स्त्री शिक्षा के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निबंधकार स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। वे लिखते हैं कि पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके, अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से भी। फिर अनर्थ के नाम पर केवल स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर देना उचित नहीं है। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव अनर्थ के कारणों का पता लगाकर हमें उन्हें दूर करना चाहिए और स्त्री को अवश्य पढ़ाना चाहिए। इससे समाज का सब प्रकार से भला होता है। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में भारत में स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था या उनकी शिक्षा पर रोक थी, वे संभवतः इतिहास के जानकार ना थे या जानबूझकर लोगों को धोखा देते थे। समाज की दृष्टि से ऐसे लोग दंड के भागी हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का हित करना और अपराध करना समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अगला प्रश्न है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, आज समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। स्त्रियों को ना पढ़ाने की बात करना बेईमानी है। हो सकता है प्राचीन काल में उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई हो या परंपरा ना रही हो, पर अब तो है। अतः स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। वर्तमान में हमने बहुत से पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है। आज हर क्षेत्र में स्त्री पुरुष समानता की बात चल निकली है। फिर हम महिलाओं को पुरुषों से पीछे रखने की परंपरा पर विश्वास क्यों करें? हमें समाज में रहकर जीवन के उन्हीं पक्षों को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुषों में समानता बढ़ाते हो, ना कि स्त्री को पुरुषों के पीछे करते हो। अगला जो प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है कि न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए थे? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों? या फिर संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है जिसकी बुद्धि अथवा विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन अथवा आविष्कार किया हो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, अतः न्यूटन एक संस्कृत मानव था। जिस व्यक्ति को कोई तथ्य, दर्शन अथवा ज्ञान अनायास विरासत अथवा ज्ञान परंपरा में मिलता है, वह व्यक्ति संस्कृत नहीं बल्कि सभ्य कहलाता है। जिसने कुछ नई चीज खोज की हो या नई चीज बनाई है, वो क्या है? आपका संस्कृत व्यक्ति है। और वो व्यक्ति जिसको वो चीज पहले से ही मिल चुकी है या फिर उसको किस रूप में मिली है? विरासत में मिली है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? सभ्य व्यक्ति कहलाएगा। आज भौतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के साथ साथ इस सिद्धांत की उन बारीकियों से भी परिचित हो जिनका ज्ञान न्यूटन को ना रहा हो, तो उन विद्यार्थियों को न्यूटन से अधिक सभ्य तो कहा जा सकता है, लेकिन उनकी भांति संस्कृत नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं वह है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे?
तो आग की खोज मानव की अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। आग की सहायता से मानव मांस को भूनकर खाने लगा। आग से मनुष्य को भोजन पकाने, प्रकाश करने तथा सर्दी से बचने में भी सहायता मिली। मुख्यतः पेट की आग इस प्रेरणा का मुख्य स्रोत रही होगी। अगला प्रश्न है, लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? किसी नए तथ्य की खोज में लगने वाली प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता संस्कृति है तथा उस खोज से प्राप्त आविष्कार जो मानव कल्याण के लिए होता है सभ्यता है। सुई धागे को खोजने की प्रेरणा, कपड़ों को सिलकर पहनने की इच्छा संस्कृति है तथा सुई धागे का आविष्कार सभ्यता है। ठीक है, तो गद्य खंड में बच्चों आपके इतने ही प्रश्न जितने आपको अच्छे से याद करने हैं और इन्हीं क्वेश्चन को आपने बार बार रिपीट करना है एग्जाम से पहले पहले। अब आपके पास ज्यादा इनका समय नहीं बचा हुआ है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा और जो भी आपका डाउट होगा तुरंत आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी सभी को बेस्ट विशेस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहो और हर सब्जेक्ट में आपको लगभग 100% वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, भले ही एग्जाम तक करिए, बट ये कह रहा हूँ कि एग्जाम तक अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी इस बार हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा, देखो हमारा काव्यखंड हो गया, गद्यखंड हो गया, निबंध हो गया, पत्र हो गया, व्याकरण हो गया। अब अगला जो है आपकी बुक दूसरी वाली, ठीक है, आपकी सेकंड बुक जो है उसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमारे जो संस्कृत वाला पोर्शन बचेगा उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।